नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी वकील अपना कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है तो उसको अपने चैम्बर के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई भी वकील के पास अपना एक चैम्बर होता है ना कोर्ट के अंदर, तो एक ओहदा उस पर्टिकुलर वकील का एक अलग हो जाता है और उनका अपना पर्टिकुलर क्लाइंट्स को डील करने का एक तौर तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है और अपने आप में एक आपके पास अपना चैम्बर होता है तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे चेक करोगे या अपने कलीग से पूछोगे या कहीं से भी आप अपना जानकारी लेते हो कि एक वकील को अपना चैम्बर अगर चाहिए होता है कोर्ट रूम के अंदर, पूरे कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, तो अपना चैम्बर अलॉटमेंट किया कैसे जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कहां पे एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो जनरल नॉलेज इस पर्टिकुलर चैम्बर अलॉटमेंट के तौर पे किसी को नहीं मिलती है। तो यहां पर मैं आपको एक क्लियर तौर पे एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। हालांकि अपना दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर खोला हुआ है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई भी एडवोकेट को, अब वो जूनियर एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, उनको अपना एक चैम्बर चाहिए, तो चैम्बर लेने के लिए इनके पास एक प्रोसेस बनाया हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि हर एक कोर्ट की अपनी एक बार एसोसिएशन होती है। तो अगर कोई भी एक नया एडवोकेट है जो अपना एलएलबी पास करके आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैसे? तो आप कोई भी अपना स्टेट के अंदर रहते होंगे, तो मान लेते दिल्ली में आप रहते हो, तो आप दिल्ली स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाओगे, अपना एज एन एडवोकेट जो टेम्परेरी एनरोलमेंट है वो आप कराओगे। आप टेम्परेरी एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? 2 साल तक के लिए आपका एनरोलमेंट वैलिड होता है। अब ये 2 साल का एनरोलमेंट आपके लिए जो है, अब इस 2 साल के दौरान आपको अपना एएबी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसकी अभी वैकेंसीज भी निकली हुई हैं और जिसका हम अपना बैच भी कंडक्ट कर रहे हैं एआईबी 19 का। तो जब आप एआईबी का एग्जाम देने जाते हो और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आप एआईबी का एग्जाम अपने अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप क्या माने जाओगे? अब आप परमानेंट एडवोकेट माने जाओगे। तो जो आपका टेम्परेरी एनरोलमेंट था अपने दिल्ली स्टेट बार काउंसिल के अंदर, एआईबी एग्जाम क्रैक करने के बाद वो आपका परमानेंट एनरोलमेंट बन जाता है। अब इसी दौरान आपकी एक और ड्यूटी बनती है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कहां पे? बार एसोसिएशन के अंदर। अब ये बार एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो भैया, अब वकील की जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, मान लेते हैं दिल्ली के अंदर भतेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारा करकटडुमा कोर्ट है, 30 हजारी कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है, और ये साकेत कोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी बताऊंगा, ठीक है, एंड रोहिणी कोर्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो भतेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इनमें से कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चूज करोगे कि भाई मैं, अब मेरे घर के पास में ये कोर्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब मैं यहां पर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो अब उसी कोर्ट की अपनी क्या होगी? बार एसोसिएशन होगी। अब हो सकता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर भी जाना चाहते हो अपना प्रैक्टिस करने के लिए, तो हाई कोर्ट की भी अपनी बार एसोसिएशन होती है, तो वहां पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अगर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, सबसे पहले आपको इनिशियली अपने कुछ टाइम, कुछ साल अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर गुजारने पड़ते हैं एक अच्छा बेहतर वकील बनने के लिए। क्योंकि एक बात बताओ, सारे के सारे केसेस तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे ना। अब मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही तो चार्जशीट फाइल होती है, रिमांड का जो पुलिस वाले रिमांड मांगने आते हैं वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही तो आते हैं, पूरा का पूरा ट्रायल जो कंडक्ट होता है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही तो होता है। और सारा का सारा जो एक वकील का काम होता है मेजरली, तो वो सारे का सारा काम ट्रायल कोर्ट के अंदर ही तो होता है, और ट्रायल कोर्ट आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही तो होती है। हाई कोर्ट में तो सीधा अपील फाइल होगी, ठीक है, हाई कोर्ट में आप जाओगे सीधा प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये ट्रायल का पूरा प्रोसेस है, ये आपको सिखाएंगे ही नहीं, ना ही आपको वो काम देंगे और ना ही आपको कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको ट्रायल कोर्ट के अंदर ही अपना दायरा पहले मजबूत करना पड़ेगा। अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर आप अपना दायरा मजबूत कर लेते हो तो फिर आपको हाई कोर्ट के अंदर जाने के बाद में अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत बेस्ट आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। बट मुद्दे की बात, ट्रायल का पूरा प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो बार एसोसिएशन है वहां पे अपना नाम रजिस्टर करा लिया। हर एक अपना बार एसोसिएशन की अलग अलग फीस होती है, किसी की 1000 रुपए होती है, किसी की 1500 रुपए होती है, XYZ। तो अपने बार एसोसिएशन का अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ये इसका मतलब ये होता है कि मैं इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस अपना करता हूं। अब यहां पे आपका बार एसोसिएशन हो गया। अब इसी कोर्ट के अंदर आप जो है अपना बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए कि भाई मेरे को भी एक चैम्बर मिल जाए, तो क्या आपको एकदम बार एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैम्बर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैम्बर है ना, ये सीनियोरिटी के बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं। अब इस सीनियोरिटी के बेसिस पे सर आपका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हर एक अपने बार एसोसिएशन के रूल्स बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट के बात करूं तो वहां पे एक रूल बने हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट अपना लॉयर्स चैम्बर अलॉटमेंट एंड ऑक्यूपेंसी रूल्स 1980। तो उसके अंदर अलॉटमेंट किया जाता है अपना चीफ जस्टिस के अपना ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा वो चैम्बर्स के अलॉट किए जाते हैं वकीलों को। दूसरी बात, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर ये जो जजमेंट आपको बता रहा हूं साकेत
अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना जजमेंट है, तो इनकी अपनी एक रूल्स बना रखे हैं, साकेत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लॉयर्स चैम्बर, अपना ऑक्यूपेंसी एंड अलॉटमेंट रूल्स 2010 के तौर पे। तो यहां पे जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चैम्बर अलॉट करे जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अलॉट करे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अलॉट करे जाते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब के द्वारा अलॉट करे जाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं भी इस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब मुझे चैम्बर दीजिए। तो इसके लिए क्या होता है कि यहां पे बार एसोसिएशन के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी, जिसको बोलते हैं चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी। अब कमेटी के अंदर कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो इलेक्शन जीतकर आए होंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए अब बार एसोसिएशन के अंदर अपने चेयरमैन साहब होंगे, लाइब्रेरियन के अंदर अपना एक सेक्रेटरी होंगे, एक और अलग अलग अपने डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी होंगे। तो जब बार एसोसिएशन का अपना इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो अलग अलग वकील साहब जो है हमारे एज अ इलेक्शन के तौर पे कंटेस्ट करते हैं। तो उनमें से जब इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद जो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट होगा, उन्हीं पर्टिकुलर एडवोकेट के पास अपने ही कोर्ट के अंदर इलेक्शन के अंदर वोट डालने की पावर होती है। तो आप जिस अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालोगे, तो अगर वो जीत जाते हैं तो बार एसोसिएशन के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, वो अपना वहां पे पोस्ट होल्ड कर बैठ जाते हैं। अब इनमें से ही इन पर्टिकुलर जो पोस्ट होल्ड कर बैठे हैं बार एसोसिएशन में, यही लोग अपनी एक कमेटी बनाते हैं, चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी। अब इस कमेटी के अंदर भी लोग होते हैं, और वो लोग पर्टिकुलर सारे के सारे वकीलों की लिस्ट बनाते हैं कि हाँ भाई कौन कौन से वकील हैं जिनको चैम्बर की रिक्वायरमेंट है और जो सीनियोरिटी के बेसिस पे आते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है। तो यहाँ पे वकीलों की अपनी लिस्ट बनाने के बाद में ये सभी वकील जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी को, अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं कि मुझे भी चैम्बर चाहिए, मुझे भी चैम्बर चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन एक चाहिए होगा कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे जो वकील लोग हैं वो अपना चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी को जो एप्लीकेशन भेजेंगे तो कब भेजेंगे, हमें कब पता लगेगा कि अब चैम्बर खाली हो चुके हैं, तो अब नए चैम्बर्स को, नए वकीलों के लिए अपना चैम्बर ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन भेजिए, तो ये चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी उन वकीलों को चैम्बर अलॉट करेगी। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक पटिशनर साहब थे जिनका नाम था अनीता गुप्ता शर्मा, इनके द्वारा एक एलिगेशन लगाई गई है चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के ऊपर। अब एलिगेशन क्या है कि जज साहब यहां पर जो है ना चैम्बर तो खाली हो जाते हैं, और जब चैम्बर खाली होते हैं तो वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। तो जब ये वैकेंसी निकालते हैं ना, ये गुप्त फॉर्म के अंदर वैकेंसी निकालते हैं कि सुनो सुनो सुनो, अपना चैम्बर अलॉटमेंट अब हम अपना शुरू कर रहे हैं और चैम्बर्स खाली हो चुके हैं, तो जिन वकीलों को चैम्बर चाहिए वो सभी वकील जो है हमें एप्लीकेशन भेजिए, हमें मतलब चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी को एप्लीकेशन अपनी भेजिए। तो ये जो अपनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली जाती है ना, ये और बाकी वकीलों को पता नहीं लगती, अपने जानने वाले वकीलों को ही ये बस अपनी गुप्त बात बता देते हैं, और जानने वाले वकील ही एप्लीकेशन भर के चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी को दे देते हैं, और चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी जो है गुप्त तरीके से चैम्बर अलॉट कर देती है। तो यहां पर ये एलिगेशन अनीता गुप्ता शर्मा के द्वारा चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के ऊपर लगाई गई है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब जानकारी आपको पता थी? आप भी एक एडवोकेट होंगे, अपना कोर्स के अंदर प्रैक्टिस करते होंगे, तो एक बार मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि क्या ये जानकारी आप लोगों को पता थी? अभी मैंने आपको पूरी जानकारी नहीं बताई है, बट जहां तक मैं आपसे ये चीजें पूछ रहा हूं ना, आप लोग अपना चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है। तो यहां पर क्या होता है कि जब चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के पास सारी एप्लीकेशन आ जाती है, तो फिर सीनियोरिटी के बेसिस पे चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी क्या करती है, उन वकीलों को चैम्बर अलॉट कर देती है। अब यहां पे भी एक छोटा सा पॉइंट है कि देखो एक चैम्बर है, ठीक है, साइजेस के हिसाब से और आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये देखा जाता है, उसी के बेसिस पे आपको चैम्बर अलॉट किया जाए या ना किया जाए ये डिसाइड किया जाता है। अब यहां पे भी एक और बात है कि एक चैम्बर है, अब ये चैम्बर थोड़ा सा बड़ा है, तो यहां पर मान लेते हैं 2 वकील अपना एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं, तो आपको जो चैम्बर अलॉट किया जाएगा ना, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, कि आपने कितने साल तक का अपना वकालत करी है, तो उसके बेसिस पे या तो आपको डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे अपना चैम्बर मिलेगा, डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे, ठीक है, कि एक कमरे में एक वकील साहब बैठेंगे और एक तरफ, और दूसरी तरफ दूसरे वकील साहब बैठेंगे। या तो चैम्बर अलॉट ऐसे होगा, या फिर अगर बहुत बड़ा कमरा है कि मान लेते हैं एक हॉल है, अब उसके अंदर बहुत सारे वकीलों के अपने स्पेसेस बने हुए हैं, तो वहां पे बोला जाता है कि यहां पे मल्टीपल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे चैम्बर दिया जाता है। लेकिन अब यहां पे आपका ज्यादा टाइम पीरियड बीत चुका है, अब आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस होल्ड करने वाले वकील हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको प्रमोशन किया जाता है, आपको प्रमोट किया जाता है कि अब ये डबल ऑक्यूपेंसी वाले वकील नहीं रहे हैं, ये सीनियर हो चुके हैं और थोड़े से सीनियरिटी लेवल पे आ चुके हैं, तो अब इनको क्या कर दिया जाएगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे आपको अब जो है चैम्बर अलॉट किया जाता है। ये अपना एक प्रोसेस होता है, या तो सिंगल ऑक्यूपेंसी,
डबल ऑक्यूपेंसी या मल्टीपल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे आपको चैम्बर अलॉट किया जाता है। किसके द्वारा? चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा। ये हर कोर्ट के अंदर, हर बार एसोसिएशन के द्वारा अपनी ये कमेटी बनाई जाती है और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना अपना एक बार एसोसिएशन होता है, याद रखिएगा। अब यहां पे और मैं मुद्दे की बात करता हूं, तो अब ये मैं जजमेंट की अगर मैं बात करूं, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पेटिशनर साहिबा ने अपनी एलिगेशन लगाया था कि पहली बात, जो ये चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी है, ये क्या करती है, ये जब वैकेंसी अपना नोटिफाई करने की बजाय सारे के सारे जनता को, सारे के सारे जो लॉयर्स होते हैं, इनको नोटिफाई नहीं करते, ये केवल अपने जानने वालों को नोटिफाई करते हैं और वहीं पे फिर उनके पास एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और उन्हीं को अलॉट कर दिया जाता है। तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना है कि पहली बात, जो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी है ना, इनको जो अपनी वैकेंसी निकालनी चाहिए पर्टिकुलर चैम्बर अलॉटमेंट के लिए, ये सभी बार के मेंबर्स के लिए निकालनी चाहिए और सभी बार मेंबर्स को इसके बारे में नोटिफाई होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस अपने गुप्त लोगों को बताओ और गुप्त लोगों के को बताने के बाद में उनसे एप्लीकेशन ले और उन्हीं को अलर्ट कर दो, ये गलत बात है। यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात को माना है और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात और क्लैरिफाई करी है, ये 11 पेज का जजमेंट है, पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर एक बात और बोली है कि जो अपना चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा जो चैम्बर्स अलॉट किए जाते हैं ना, इसके ऊपर एक क्लियर कट रूल्स नहीं है, मनमानी वाले अपने तौर तरीके से काम चलाया जाता है कि हम अब यहाँ के मेंबर है, कमेटी के मेंबर हैं, तो हमारा जिन व्यक्ति को मन करेगा हम उन्हीं को देंगे। और अगर मान लो ये जो एडवोकेट है, ये अपने वकील लोग हैं बहुत सारे, अपना जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, इनकी जान पहचान वाले अगर चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के अंदर होंगे, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि सबसे पहले चैम्बर किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, या जानने वाले जो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के अंदर जानने वाले बैठे होंगे, या उनको मिलेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक बार चैट बॉक्स के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर जोर देके मेरे को बताइएगा कि आपने भी ऐसी कोई कॉन्सिक्वेंसेज फेस करी है क्या, पर्टिकुलर जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब तो फिर यहां पे क्या हुआ, अनीता गुप्ता शर्मा का अपना एलिगेशन ये था कि 2 वकीलों को अपना चैम्बर दिया हुआ था, एक चैम्बर डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे दिया हुआ था। अब उनमें एक जो पर्टिकुलर वकील साहब थे, इनका प्रमोशन हो गया कि इनको सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए भेज दिया जाए। अब जो ये बचे हुए थे, इनकी डेथ हो जाती है, चलो जी, फिर अब ये चैम्बर खाली हो गया। अब इसकी क्या करी, वैकेंसी निकाली गई, तो वकीलों ने अपना एप्लीकेशन दिया कि इस चैम्बर पे हमें चाहिए डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे। तो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी ने इसको अलॉट कर दिया गया 2 वकील साहबों को। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एडवोकेट साहिबा का ये कहना है कि जो ये पर्टिकुलर चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा इन 2 वकीलों साहबों को अपना ये चैम्बर दिया है ना, ये री अलॉट करा है। ठीक है, और जो मेरी एप्लीकेशन थी, इसको इन्होंने कंसीडर करा ही नहीं है। ठीक है, मैंने भी तो एप्लीकेशन दी थी, मेरी कंसीडर एप्लीकेशन इन्होंने करी ही नहीं है, मेरी एप्लीकेशन को पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, बस अपनी मनमर्जी से 2 एडवोकेट्स को अपना चैम्बर अलॉट कर दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला कि अनीता गुप्ता शर्मा जी, क्या आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग सबूत है? तो इनके पास एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट टाइप इनके पास या प्रीपोंडरेंस टाइप कोई सबूत नहीं था। तो इसके बेसिस पे दिल्ली हाईकोर्ट भी अपने जज साहब भी मजबूर थे कि ठीक है, तो जो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा ये जो अलॉटमेंट किया हुआ है, हम इसको सेट असाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबूत नहीं है। तो इसके बेसिस पे यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जारी करा है कि नेक्स्ट टाइम से चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी, जब आप वैकेंसीज निकालोगे चैम्बर्स को अलॉटमेंट करने के लिए, तो सारे के सारे जो बार के मेंबर्स हैं, अब वो नया वकील हो उसको भी बताओगे, पुराना वकील है उसको भी बताओगे, एक्सपीरियंस वकील है उसको भी बताओगे कि हम जो है चैम्बर्स का अलॉटमेंट कर रहे हैं, जिन जिनको चैम्बर्स चाहिए आप लोग अपनी एप्लीकेशन हमारे पास जमा करने के लिए आ जाइए। अब हम डिसाइड करेंगे किस किस को सिंगल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे दिया जाएगा, किस किस को डबल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे दिया जाएगा, किस किस को मल्टीपल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे चैम्बर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी थी। तो जो 11 पेज का ये जजमेंट है, 14 अक्टूबर 2024 को अपना दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये जजमेंट जारी करा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कंप्लीट मैंने जानकारी देना सही समझा है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे आप चेक करोगे, अपने कलीग से भी बात करोगे, तो कोई आपको क्लियर कट जवाब नहीं देगा। और याद रखना कि ये जो चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी है ना, ये अपना नाम किसको देती है? अपने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को देती है। अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास में जिसके नाम आएंगे, जज साहब कह देंगे ठीक है, इनको अपना चैम्बर दे दिया जाए, बात खत्म। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कैसे पता लगेगा कि मैं भी आपकी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं? वो नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा नाम डिस्ट्रिक्ट जज को दिए जाएंगे। अगर मैं हाईकोर्ट की बात करूं तो हाईकोर्ट के अंदर भी चैम्बर अलॉटमेंट कमेटी जो है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट को देते हैं, एंड वो चीफ जस्टिस साहब पर्टिकुलर एडवोकेट्स को चैम्बर अलॉट कर देते हैं। दैट्स इट। ये अपना पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, पूरे इंडिया के अंदर यही प्रोसेस का पालन किया जाता है। तो आप लोग इस प्रोसेस को अच्छे से समझिएगा एंड अपने कंसर्न्ड जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एडवोकेट्स होंगे उनसे इस बात के बारे में चर्चा जरूर करिएगा। और आप में से कुछ लोग होंगे जो अपना एआईबी का अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे,
तो आप लोग तैयारी अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको किसी चीज की गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि मेरे को क्लासेस की जरूरत है, तो हमारा बैच है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, AAB 19 का। तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। प्लस अगर आपको लगता है कि यार साथ साथ मैं अपनी जुडिशरी की भी तैयारी करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी फैसिलिटी हमने सब्जेक्ट वाइज आपके लिए बैचेस निकाले हुए हैं, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे तो एक AAB का तो बैच मिलेगा, साथ में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जुडिशरी के पर्पस के लिए, अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है जुडिशरी के पर्पस के लिए, तो आप लोग अपना वो भी पढ़ सकते हो। प्लस फैमिली लॉ आपको पढ़ना है जुडिशरी के पर्पस के लिए, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। प्लस आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है जुडिशरी के पर्पस के लिए, जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस विद नोट्स, मेंस के रिगार्डिंग टेस्ट, वो नोट्स के अपना जुडिशरी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज आपको अवेलेबल होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको ना हर एक चीज की वहीं पर मिलती रहती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करके लोगों को अपना अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।